हेलो बच्चों, आज की इस बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में मॉडल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में जो आपने कोशिका कला या कोशिका कला के बारे में पढ़ा था, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, जो कोशिका वृद्धि के बाद उपस्थित होती है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसमें कई विचारधाराएं प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आपको पहले बताया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो अब दूसरा इसमें एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है जो इसके संदर्भ में है और सर्वमान्य है, थोड़ा सा विस्तृत और मॉडिफाइड है। ठीक है, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे क्लास 11th में, उनको क्लास 9th में भी ये चीज पढ़ाई गई है। ठीक है, और क्लास 9 के बच्चों को भी यही अनिवार्य किया गया है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 11 के बच्चों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए उनको दोनों मॉडल पढ़ना अनिवार्य है, और 9th के बच्चों के लिए सिर्फ ये जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है, ये उनको पढ़ना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल प्रस्तुत किया गया तरल मोज़ेक मॉडल, उस तरल मोज़ेक मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एस.जी. सिंगर एंड जी. निकोलसन। 1972 ईस्वी में इन वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार, ठीक है, इस मॉडल में देखा जाता है कि बीच में क्या होती है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड की दुई आणविक परत होती है। लिपिड लेयर लिखा हुआ है, लेकिन ये लिपिड क्या होती है, दुई आणविक होती है, यानी इसकी दो लेयर होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को ये दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये सब प्रोटीन है। यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ प्रोटीन है, ये इसमें कुछ धसी हुई है प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है कह रहा है कि ये प्रोटीन क्या होती हैं, कुछ बाहर की तरफ पाई जाती हैं, जिन्हें आप कहते हैं परिधीय प्रोटीन। क्या कहते हैं, जो प्रोटीन बाहर की तरफ पाई जाती है उनको परिधीय प्रोटीन कहा जाता है, और जो प्रोटीन अंदर की तरफ धसी होती है उसको समाकल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में देखेंगे कि बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाई जाती है उसको परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, इंग्लिश में उसको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, और या एक्सट्रिंसिक, अंग्रेजी शब्द है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, ये दो नाम हैं। और जो इसके अंदर धसी होती है, ये प्रोटीन यहाँ पे देखा है धसी हुई है। ठीक है, तो इसको जो कहा जाता है समाकल प्रोटीन हिंदी में, और इसका अंग्रेजी में नाम होता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो परिधीय प्रोटीन है, आप देखेंगे कि परिधीय प्रोटीन जो होती है बाहर की तरफ होती है, और जो समाकल प्रोटीन होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ धसी होती है। तो इसको जो है अलग करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको परिधीय प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बाहर है और ये धसी हुई है, तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे जो समाकल प्रोटीन होते हैं इसको अलग करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ध्यान देंगे कि जो परिधीय प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वह जो है कुल प्रोटीन का, यानी जितनी है ये, चाहे परिधीय हो चाहे समाकल प्रोटीन हो, ये कुल प्रोटीन का जो होते हैं ये क्या होते हैं, 20 से 30% भाग बनाते हैं। कितने भाग, 20 से 30% भाग जो है ये पूरे प्रोटीन का परिधीय प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये जलीय विलयन में, यानी इसको जल में घोला जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो जलीय विलयन में ये घुलनशील होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है या समाकल प्रोटीन होती है वो क्या होते हैं, 70 से 80% भाग
ये क्या 70 से 80% भाग जो है ये बनाते हैं। ठीक है, पूरे प्रोटीन का 70 से 80% भाग होते हैं और इनको ये जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में ये घुलनशील नहीं होते हैं। परिधीय प्रोटीन देखेंगे कि कुछ शर्कराओं के साथ यहाँ पर देखिए जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो संरचनाएं दिख रही हैं ये जो है शर्कराओं के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहीं पर जो फास्फोलिपिड की बाई लेयर है या लिपिड की लेयर जो होती है, यह भी शर्कराओं के साथ जो लिपिड लेयर होती है, ये ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, लिपिड का मतलब वसा। ठीक है, तो ये मिल करके क्या करती है, ग्लूकोज जो है उस शर्कराओं के साथ मिल करके ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। क्या करती है, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। इन ग्लाइकोलिपिड और ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की अंतर्निहित प्रक्रिया के द्वारा ये क्या होते हैं, ये आपस में मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड होने का मतलब आपस में देख रहे हैं परिधीय प्रोटीन, ये एलिचिसिक प्रोटीन, जो भी समाकल प्रोटीन है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह गुण जो होता है किसमें पाया जाता है, यह गुण प्राणियों में रुधिर वर्ग, फिर इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र और अंग के प्रत्यारोपण में। ठीक है, यह जो है प्रक्रिया, यह जो गुण होता है कोशिका का, यह जो है काफी लाभकारी होता है और इसकी सहायता से उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल या तरल मोजाइक मॉडल का ये चित्र दिया हुआ है और इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत बताया गया कि ये जो है किस तरीके से इसमें प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं और क्या इसका निर्माण कर रहे हैं। परिधीय प्रोटीन कहाँ पे होता है, समाकल प्रोटीन कहाँ पे होता है, और ये दोनों मिलकर के किसको अलग किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, उतना आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। फिर वो किसमें घुलनशील होते हैं, किसमें नहीं घुलनशील होते हैं, कौन सी प्रोटीन घुलनशील होती है, कौन सी नहीं होती है, किसकी मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। तो इस सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया गया। आप क्या करेंगे, इस चित्र को बना करके इसके बारे में जो आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया उसके बारे में, इसके बारे में आप लोग जो है कॉपी पे नोट्स बना लेंगे और उसको बाकायदा लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा और उसके बारे में लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं जानने के लिए कोशिका कला या जीव द्रव्य कला के कार्य। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ठीक है, अब देखेंगे पहला इसका कार्य है कोशिका की निश्चित आकृति को बनाए रखना। आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है या एनिमल सेल होता है, ठीक है, उसी में ये क्या होती है, ये क्या करती है, ये अंदर की तरफ होती है और एनिमल सेल में बाहर की तरफ सबसे बाहरी लेयर होती है। इस तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा यहाँ पे। तो ये क्या कर रही है, ये देख रहे हैं कि इसी से सेल क्या होती है, आपस में इसी तरीके से कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है। तो कह रहा है कि ये इस तरीके से क्या करती है कि ये उसका निश्चित आकार प्रदान करती है उस कोशिका और तथा बाहरी आघातों से रक्षा करना। बाहरी आघातों से रक्षा करने का मतलब कि जब कोई भी चीज अगर इस कोशिका से टकराएगी तो क्या होगा, इसके चोट करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनको क्या करेगी, बाहरी आघात से यानी बाहरी चोटों से क्या करेगी, रक्षा करेगी। यानी कि जो भी आघात होंगे वो किसके ऊपर होंगे, अगर प्लांट सेल है तो कोशिका भित्ति के ऊपर होगा और एनिमल सेल है तो तब किसके ऊपर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो चूंकि ये दोनों में पाई जाती है प्लांट और एनिमल सेल में, तो दोनों क्या करेंगे, ये रोकने का काम करेंगे, उस आघात को सहने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें पुनर्उद्भवन का मतलब आप समझेंगे रीजनरेशन, मतलब कि कोई चीज अंग फूट जाए और फिर से क्या हो, उसकी उत्पत्ति हो जाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है रीजनरेशन। आपने जैसे चित्र देखा होगा उसमें क्या होती है, उसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। हाइड्रा को देखा होगा, उसका शरीर कट जाने पर भी उसका क्या होता है, देखो जो है फिर नया हाइड्रा बना देता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है उसको।
तो रीजनरेशन की क्षमता का मतलब उसके अंदर डीएनए होता है और वो क्या करता है, फिर जो है द्विगुणन की प्रक्रिया कर लेता है। तो रीजनरेशन में कोई अंग उसका टूट जाता है या उसका नष्ट हो जाती है, तब वो क्या करती है, वो फिर से जो है उस तरीके की कोशिका बनाने का की क्षमता रखती है। उसी को पुनर्उद्गमन कहा जाता है या रीजनरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखेंगे कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन्स एंजाइम का कार्य करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की कला पर ईटीएस तंत्र के एंजाइम होते हैं। ईटीएस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि जब जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कैसे होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं कि जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज में पहले एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, फिर क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और उसी में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर पाए जाते हैं। अंगुलियों के समान जो पृष्ठ की संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी में वो एंजाइम उपस्थित होते हैं और किस तंत्र को चलाते हैं, ईटीएस सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ करके क्या करते हैं, वो जो है जल का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए जो सारे आवश्यक एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पृष्ठ पर, ठीक है। या उसके बाद में चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जानने की जरूरत है कि श्वसन से संबंधित जितने भी एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर पाए जाते हैं और उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मदद करती है। अब इसके बाद है यह कला कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का नियंत्रण करती है। विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का आप जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका कहीं न कहीं आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है, उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरीके से जब कोई किसी भी चीज की अगर एक कोशिका के अंदर कमी होती है, चाहे कोई विसर्जित पदार्थ होता है, चाहे कोई भी ऐसी चीज होती है, तो उसमें अगर कमी होती है तो दूसरी कोशिका के द्वारा उसकी पूर्ति किया जाता है। तब इसमें क्या होता है कि विभिन्न पदार्थों का जो है आपस में जो है कि एक्सचेंज करके उस कोशिका के क्रियाकलाप का समन्वय किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों ये जो है इसके कार्य के बारे में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है, और इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।